हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए। पलासी, बक्सर का युद्ध, इसके अलावा मराठों से, सिखों से, इन सभी से युद्ध करके किस प्रकार उसने भारत के विभिन्न भागों को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया। अब आगे के कुछ क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार यहाँ अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए संवैधानिक विकास किया या कुछ एक्ट पारित किए। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था और विभिन्न परीक्षाओं में इस एक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे काफ़ी ध्यान से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली के पश्चात भारतीय प्रजा पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे और इस प्रकार की खबरें जो थी वो अंग्रेज़ों के इंग्लैंड तक पहुंच रही थी। इसके अलावा कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी वह दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और ताज्जुब की बात यह थी कि जहां एक ओर कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कंपनी के जो भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ से वापस इंग्लैंड जाते थे वह काफ़ी धनी होकर या यूँ कहें कि धन से भरी हुई थैलियाँ लेकर लौट रहे थे। तो यह जो स्थिति थी यह काफ़ी सोचनीय और विचारणीय स्थिति थी। इसके कारण वहाँ का जो अभिजात वर्ग था वह इस पर काफ़ी मंथन कर रहा था और इन्हीं कारणों से इंग्लैंड की संसद ने एक समिति की नियुक्ति की और समिति की रिपोर्ट के पश्चात संसद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। तो अब हम देखेंगे इस एक्ट के जो मुख्य प्रावधान थे उसे देखेंगे। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को भी उसके अधीन कर दिया गया। जो मुख्य गवर्नर होते थे बंगाल, मद्रास और मुंबई, तो बंगाल का जो गवर्नर था उससे क्या किया गया, इन सभी में सुपीरियर बना दिया गया और उसे कौन सा पद दिया गया, गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन कार्य करने लगे। इसके अलावा क्या किया गया कि एक प्रशासक मंडल की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल के अलावा 4 पार्षद बनाए गए और इस परिषद का निर्णय केवल बहुमत के आधार पर होता था। लेकिन गवर्नर जनरल तभी अपना मत दे सकता था जब बाकी, जैसे मान लीजिए कि 4 सदस्य हैं और किसी विषय पर बाकी दोनों सदस्यों के मत बराबर हो जाते, बाकी चारों सदस्यों के मत बराबर हो जाते हैं, अर्थात 2-2 की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल क्या करता था, अपना मत देता था जो कि निर्णायक मत होता था। यहाँ तक हम बात को समझ गए। अब देखते हैं इस परिषद का कार्यकाल कितना था। इस परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का था। यह परिषद 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। इसके अलावा इसमें अधिनियम में और क्या किया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ, 1773 में, लेकिन इसके अंतर्गत 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसका उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश बनाए गए। सर एलिजाह इम्पे, इसे भी याद रखेंगे, को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड ये तीनों थे जो क्या सहायक न्यायाधीश बनाए गए। एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे और बाकी के 3 सहायक न्यायाधीश। अब इसके अलावा 1773 के एक्ट में और क्या क्या प्रावधान किया गया हम देखेंगे। इंग्लैंड में जो स्वामियों का अधिकरण था या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे कह सकते हैं या प्रोपराइटर्स कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के नाम से भी उसे जाना जाता था। आज के समय में उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के से तुलना कर सकते हैं। वहाँ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जो कि चुनाव से कम 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर के स्वामी रहे हों, जबकि पहले यह संख्या केवल 500 पाउंड के शेयरों के लिए थी। और डायरेक्टर 4 वर्षों के लिए चुने जाने लगे। इनकी कुल संख्या जो थी वह 24 थी और इनमें से 25% यानी 1/4 को प्रत्येक 1 वर्ष के पश्चात 1/4 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष अवकाश प्राप्त कर लेना था और फिर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये तो हमने जाना कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, लेकिन अब हम जानेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या कमियां थी।
तो सबसे पहली जो कमी कही जा सकती है वह तो यह कही जाएगी कि परिषद के नियंत्रण के कारण गवर्नर जनरल जो था वह असहाय हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर 4 सदस्यों की एक परिषद काम कर रही थी। और अगर उनका मत किसी भी विषय पर मत 3-1 हो या 3-1 हो गया तो गवर्नर जनरल इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। वह केवल मत बराबर होने की अवस्था में ही अपना मत दे सकता था, केवल निर्णायक मत के रूप में उसका मत मान्य था। इसके अलावा हर सभी मामलों में उस पर परिषद अपना नियंत्रण बनाए रखती थी और इन परिषद और गवर्नर जनरल के बीच काफ़ी झगड़े भी हुआ करते थे। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई उसमें यह निश्चित ही नहीं किया गया कि ये न्यायालय किस कानून के अंतर्गत कार्य करेगा, भारतीय कानून के अंतर्गत कार्य करेगा या फिर अंग्रेजी कानून के अंतर्गत कार्य करेगा। तो यह एक बड़ी ही विस्मय की स्थिति या यूँ कहें कि एक तरह से कन्फ्यूज़न की स्थिति थी। इसके बाद शासन और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट नहीं थे कि प्रशासन के क्या क्या अधिकार हैं और न्यायपालिका के क्या क्या अधिकार हैं, और प्रायः दोनों ही एक दूसरे पर अतिक्रमण कर दिया करते थे। इन वजहों से इस अधिनियम की आलोचना भी की जाती है, किंतु फिर भी इस अधिनियम ने अनेक प्रकार के इस अधिनियम का एक यूँ कहें कि इस अधिनियम से एक प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई, और यह जो एक्ट था 11 वर्षों तक चलता रहा और फिर 1784 ईस्वी में इसके स्थान पर पीट इंडिया एक्ट आया, जिसके अनुसार